सॉलिड और लिक्विड के बीच में। और ये कब होता है? एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। जैसे एग्जांपल ले लो, H2O सॉलिड यानी कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखे तो H2O सॉलिड और H2O लिक्विड यानी कि वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। मतलब ये हुआ कि कुछ H2O मॉलिक्यूल्स सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते रहता है और उतना ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट होते रहता है। लेकिन ये होता है एक सर्टेन कांस्टेंट टेम्परेचर पर। दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, या इसी का दूसरा नाम है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड और वेपर तो आप जान ही गए। और ये बॉइलिंग पॉइंट पर होता है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। सब्लिमेशन सुने हैं? Yes, sir. Yes, sir. Solid directly converted into vapor. तो इस तरह के जो चेंजेस होते रहते हैं इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ तो उसको नाम दिया जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है वो है मेनली इस चैप्टर में, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। जिसका मतलब है इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शंस। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल मिलता है हम लोगों को, और इस बेसिस पर इस चैप्टर में रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। एक रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा इरिवर्सिबल रिएक्शन। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में जी एक सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो उसी कंडीशंस में प्रोडक्ट भी वापस उसी कंटेनर में वापस फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने लगे तो हम लोग कहते हैं रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ये हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। और डेफिनेशन हो गया कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन जब ऐसा हो कि कोई रिएक्टेंट से हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट मिलते चला जाए, वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, तो कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है इतना? दीजिए अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जब रिएक्शन खत्म हम लोग कर लेंगे तो रिएक्टेंट बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचे। नहीं बचेगा। वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन लेफ्ट से राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है
जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी बदलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग अब कहेंगे कि रिएक्टेंट का अमाउंट 0 कभी नहीं होगा। मतलब रिएक्शन में हमेशा कुछ न कुछ अमाउंट में रिएक्टेंट बचा हुआ हम लोगों को मिलेगा। तो ये एसिड और बेस मिल करके बना लेगा salt सॉल्ट plus water NaCl. और ये जो सॉल्ट एंड वाटर बना, मतलब NaOH, सॉल्ट तो यहाँ उसका फॉर्मूला ही लिख देते हैं, क्योंकि NaCl plus एसिड H2O. निश्चित है, बेस निश्चित है, तो सॉल्ट भी निश्चित होगा। तो जब ये बन जाता है NaCl ना एक बार, और NaCl आप जानते हैं टेबल सॉल्ट होता है, नमक जो नॉर्मली हम लोग खाते हैं। तो अगर हम लोग इस नमक को वापस पानी में घुला दें, सॉलिड नमक हम लोग के घर में रहता है, उसको पानी में घुला दें, तो क्या वापस हम लोगों को NaOH और HCl बन जाएगा? No sir. No sir. नहीं होता है। ऐसा नहीं होने का मतलब हुआ कि ये जो रिएक्शन है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लिखिए आगे, दैट इज रिएक्शन proceeds in forward direction only. तो यही हो गया एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना। अगर कभी आगे टर्म यूज किया जाएगा रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो समझना है प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का बनना। एक बहुत बहुत कॉमन रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस। यहाँ पर दो रिएक्शन हो रहा होता है। एक कहलाता है रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब अभी ऊपर लिखा हुआ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना। तो N2 प्लस 3H2 से 2 मोल्स ऑफ NH3 का बनना, गैस गैस और ये भी गैस। और जो दूसरा रिएक्शन साथ साथ होता है वो कहलाता है बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन या रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और जिसको लिखते हैं 2NH3, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में। तो NH3 गैस is converted into N2 gas and H2 gas। तो जहां ये रिएक्शन जो ऊपर में लिखा गया है, रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन आगे बढ़ता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। वहीं पर दूसरी ओर दिस रिएक्शन which proceeds in both forward and backward direction, so this reaction is called
reversible reaction. This reaction is called reversible reaction. Other examples are H2 gas plus I2 gas giving 2HI gas. CaCO3 solid giving CaO solid plus CO2 gas. PCl5 gas giving PCl3 gas plus Cl2 gas. ऐसा बहुत सारा रिएक्शन हम लोगों को इस चैप्टर में मिलेगा. Which are example of reversible reaction. और आदत बना लीजिए कि जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो उसको हम लोग बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखेंगे. सर तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो सारे रिवर्सिबल होते हैं? देखते हैं अभी. यहाँ पर लिखा है C2H5OH प्लस C2H5OH. अब देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है. NaHCO3 on heating gives Na2CO3 plus CO2 plus H2O. एरो बता रहा है कि ये इरिवर्सिबल है और रिएक्शन बता रहा है कि डिकम्पोज भी हो रहा है. ZnCO3 सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है ZnO प्लस CO2 में. ये भी डिकम्पोजिशन है. लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है. तो कोई भी रिएक्शन को हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल या दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिवर्सिबल. वो इंडिविजुअल रिएक्शन के बारे में कमेंट करते हैं. एक एक रिएक्शन के बारे में कमेंट करते हैं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है. तो देखिए ये आयंस के बीच में भी इक्विलिब्रियम हो गया. एसिड है CH3COOH, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया CH3COO माइनस एक्वस एंड H प्लस एक्वस. और फिर ये दोनों फिर कंबाइन करके CH3COOH भी बनाते रहता है. और जैसे ही ये इस तरह का सिंबल यूज हुआ आप समझ जाएंगे कि रिएक्शन इज रिवर्सिबल. लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस लेते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो फिर ये इरिवर्सिबल हो जाता है. तो देखो CH3COOH भी एसिड है, एसिटिक एसिड नाम है, इथेनोइक एसिड नाम है. तो एसिड का डिसोसिएशन टूट गया तो डिसोसिएशन कहते हैं. तो कुछ एसिड का डिसोसिएशन रिवर्सिबल है, लेकिन फिर कुछ दूसरे एसिड का डिसोसिएशन इरिवर्सिबल हो गया. वैसे ही बेस, अगर
NaOH है तो ये ब्रेक कर जाता है Na+ एंड OH- में, लेकिन ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। लेकिन दूसरा बेस NH4OH जब ब्रेक होता है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। तो आगे हम लोग सीखेंगे कि रिएक्शंस को, कंपाउंड को, एसिड को, गैस को देखकर ये पहचान लें कि किसका डिसोसिएशन रिवर्सिबल होगा और किसका डिसोसिएशन इरिवर्सिबल होगा। ये इसी चैप्टर में हम लोगों को आगे समझना है। यानी कि यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। आपको याद आया, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे, नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो मोलैरिटी सॉल्यूशन का, उसी को कॉन्सेंट्रेशन भी कहा जाता है। लेकिन ये गैसेस पर भी अप्लाई होता है कि गैसेस के नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 0.5 मोल CO2 gas is placed in a 10-liter container. तो N हो गया 0.5 मोल, V हो गया 10 लीटर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरह से लिखते हैं और पढ़ते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट को पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, और जो अंदर लिखा है उसका, तो पढ़ने का, इसको पढ़ा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। कितना हो जाएगा? बोलो ना। 1/4। 0.5/10 नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल है 0.5, वॉल्यूम है 10, तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.5/10, 0.05। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, क्योंकि N/V को M से पहले हम लोग सीखे हैं, मोलैरिटी भी कहते हैं। या आप इसको लिख सकते हैं 0.05 मोल पर लीटर। इसको हम लोग कहें कि जरा कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में इसको लिख दो, तो लिख सकते हैं क्या? यस ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। तो यही तो हो गया, इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू RT। मान लेते हैं ये है फॉर गैस A, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन किसका? तो A का। एक तो देखिए PV इक्वल टू nRT का यूज इस चैप्टर में भी आएगा, जब हम लोग किसी गैस को उसके इस इक्वेशन के हेल्प से कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहें। तो PV इक्वल टू nRT को लिख सकते हैं P इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय RT। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन concentration of reactant or product per unit time। Change in concentration of reactant or product per unit time, that is rate of reaction को rate से डिनोट करते, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज को डेल्टा
से डिनोट करते हैं, रिएक्टेंट को R से, और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए। तो डेल्टा R को पढ़ते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पर डिफाइंड एज दिस पर यूनिट टाइम। तो इसको टाइम से डिवाइड करते हैं। टाइम से डिवाइड करने का मतलब है चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में इस कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है, उस टाइम से इसको डिवाइड कर देते हैं। और इसके पहले एक माइनस साइन भी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, अभी तुरंत समझ जाइएगा। एग्जाम्पल, एट 10 AM एक रिएक्शन शुरू किया गया है 10 बजे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट R is 0.9 मोल पर लीटर। रिएक्शन होने दिए। एट 10:15 AM concentration of R becomes 0.4 मोल पर लीटर, कैपिटल M से लिख दिया। देखो, जब रिएक्शन शुरू किया गया तो 0.9 मोल था, रिएक्शन हुआ तो रिएक्टेंट तो घटा होगा, तो घट करके उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से हो गया 0.4 मोल पर लीटर। ये एक रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन किया गया, रिएक्शन पर एक्सपेरिमेंट किए, उससे ये ऑब्जर्व किया गया। तो इससे हम लोग कहेंगे कि निकालेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ। अब इतना बड़ा तो टर्म लिखते नहीं है, इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, बोलो ना। यहाँ बताया हुआ है, डेल्टा देखो आर। डेल्टा R लिखते हैं। तो चेंज बताओ कितना हुआ। -0.5। क्या ऐसा लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। यस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस I फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल को कहते हैं। तो फाइनल है एट कॉन्सेंट्रेशन एट 10:15, इनिशियल है कॉन्सेंट्रेशन एट 10। तो कितना वैल्यू हुआ, 0.4 माइनस 0.9 मोल पर लीटर, दैट इज माइनस 0.5 मोल पर लीटर। और चेंज इन टाइम क्या हुआ, तो फाइनल टाइम 10:15 माइनस 10.00, दैट इज 15 मिनट्स। हाँ ना बोलते जाइए। Yes, sir. यस यस सर। तो बोलिए रेट क्या हुआ, 0.5 by Minus 50। 0.5 by 15. अब देखिए अगर आप रेट को लिखते हैं डेल्टा R बाई डेल्टा T, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 0.5 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई 15 मिनट। बोलिए होगा ना। Yes, sir. और ये वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। Negative. नेगेटिव। आ गया। लेकिन देखिए फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि कभी भी रेट या स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन इस फॉर्मूला को जब यूज करेंगे डेल्टा R बाई डेल्टा T, देखो यहाँ माइनस हटा दे रहे हैं, ध्यान से देखो ऊपर में माइनस हटा दिए, तो लिखना पड़ा डेल्टा R बाई डेल्टा T। और डेल्टा R बाई डेल्टा T से कैलकुलेट किए तो रेट आ गया नेगेटिव
जो होता ही नहीं है, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव कब होगा? जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसीलिए फॉर्मूला होता है माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। तो यहाँ भी माइनस साइन रहेगा, यहाँ भी माइनस साइन रहेगा, तो अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन है माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। अगर प्रोडक्ट के लिए लिखना होगा तो फिर माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, रिएक्टेंट का घट रहा है, इसलिए माइनस साइन लगाया गया। तो दो बात सीखनी थी, एक कि नेगेटिव साइन क्यों है, और दूसरा कि रेट ऑफ रिएक्शन को मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ो और लिखो इक्विलिब्रियम इन केमिकल रिएक्शन। मान लीजिए रिएक्शन है आर गिविंग प्रोडक्ट, तो हम लोग कहते हैं कि इनिशियली ओनली आर इज प्रेजेंट, ग्रेजुअली धीरे धीरे आर इज कन्वर्टेड इनटू पी। तो क्या होगा कि प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा, दैट इज reactant and product both are now present in the reaction। और जब ऐसा होता है तो now product is converted back into reactant। और एक्सपेरिमेंटली हम लोग ये पाते हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant। तो देखो यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन जब है ये है, तो जरूर दो रिएक्शन हो रहा होगा। कौन कौन सा दो रिएक्शन बोलो? बोलो ना। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आवाज तो जा रही है। कौन कौन सा दो रिएक्शन? देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यहाँ देखो ना रिवर्सिबिलिटी का साइन है ना, तो ये जो रिवर्सिबिलिटी का साइन है बता रहा है कि यहाँ दो रिएक्शन हो रहा है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है उसके लिए जो रेट होता है वो कहलाता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कहलाता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और दूसरा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब जरा देख कर बताओ कि फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट है आर ना, और यस सर। बैकवर्ड रिएक्शन में कौन रिएक्टेंट है? P। E। तो अब इसको अप्लाई करो, ये जो लिखा हुआ है, तो हम लोग कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर या पी। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन है? आर। R क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखा है, रेट प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है ना।
और फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट तो R है, तो कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R एंड rate of backward reaction is directly proportional to backward P. reaction का reactant P, तो कहेंगे concentration of P। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो वो Yes. कांस्टेंट को लिखते हैं K से, KF इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, और यहाँ पर कहेंगे RB इक्वल टू KB इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R, जहां KF कहलाता है रेट कांस्टेंट, F फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और KB क्या कहलाएगा, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बोलिए, K कांस्टेंट है, अगर K के साथ F लग जाए तो उस कांस्टेंट को पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और K के साथ B लगाए तो उसको पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। लिख करके बताइए।